चैप्टर नंबर 3 रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स का ये फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में रिलेशन क्या है, और साथ ही साथ इस सब्जेक्ट को या इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझने के लिए हम इसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। लेकिन इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले हमें ये समझना होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम स्टडी करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट कब रेस्ट में है या कब वो मोशन में है। ओके, अब मान के चलिए कि एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर पोजीशन चेंज हो रहा है, क्या हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट इज इन अ मोशन? या कोई ऑब्जेक्ट है जो एक ही पॉइंट पे है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, क्या इस ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे कि इट इज एट अ रेस्ट? तो आंसर इज दैट इट इज नॉट अ परफेक्ट डेफिनेशन। ओके, तो परफेक्ट डेफिनेशन को समझने के लिए यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे। मान के चलिए कि जिस रूम में आप स्टडी करते हो उस रूम में एक स्टडी टेबल है, स्टडी टेबल के ऊपर बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन मैं इस किताब के ऊपर फोकस करूँगा। अगर इस किताब को हम उसी रूम में एक जगह पे खड़े होके अगर देखते हैं, ओके, सो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर उस किताब की पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो वी आर सेइंग दैट दैट बुक इज एट अ रेस्ट। लेकिन अगर अगर आप खुद को इमेजिन कीजिए कि आप चांद पे हो, लाइक दिस वन, ओके, आप यहाँ पे हो, चांद पे हो, और चांद पे खड़े रह के आप इस अर्थ को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो अर्थ जो भी है उसका पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। अगर अर्थ का पोजीशन चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली आपके रूम का भी पोजीशन चेंज होगा। अगर रूम का पोजीशन चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपका स्टडी टेबल और उसके ऊपर जो किताब रखी है उसका भी पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगा। अगर आप मून के सरफेस पर रह के ओके उस किताब को देखते हो, ऑब्वियसली वो नहीं दिखेंगे, ओके, इमेजिन करो, अगर मून पे रह के, मून के सरफेस पे रह के अगर आप उस किताब को ऑब्जर्व करते हो तो आपको ये दिखेगा कि उस किताब की जो भी पोजीशन है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो आपको ये लगेगा कि दैट बुक इज इन अ मोशन। जब आप रूम में थे, जब उस किताब को ऑब्जर्व कर रहे थे, आपको ये दिखा कि वही किताब वो रेस्ट पोजीशन पे है। लेकिन जब आप मून के सरफेस से उसी किताब को ऑब्जर्व कर रहे हो, आपको ये दिख रहा है कि इट इज इन अ मोशन। ऑब्जेक्ट एक ही है, लेकिन यहाँ पे क्या चेंज हुआ है? ऑब्जर्वर चेंज हुआ है। ऑब्जर्वर पहले कहाँ पे था? उसी रूम में था जिस रूम में बुक है। अब सेकंड केस में ऑब्जर्वर कहाँ पे है? मून के सरफेस पे है। ओके, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, इसको बताने के लिए हमें ऑब्जर्वर की ज़रूरत होती है। तो ऑब्जेक्ट अलॉन्ग विद ऑब्जर्वर दोनों का कॉम्बिनेशन से ही हम बता सकते हैं कि दैट ऑब्जेक्ट इज इन अ रेस्ट पोजीशन और इट इज इन अ मोशन। ओके, क्लियर हो गया? तो यहाँ पे ऑब्जर्वर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये था फर्स्ट एग्जाम्पल। अगर सेकंड एग्जाम्पल अगर हम कंसिडर करते हैं, यहाँ पे देखिए कि एक ट्रेन है, इस ट्रेन में बहुत सारे पैसेंजर है और ट्रेन ऑलरेडी मोशन में ट्रैक पे जा रही है। अब ऐसे केस में इस कंपार्टमेंट में मान के चलिए कि एक लुटेरा घुस आया, ओके, और उस लुटेरे ने उसके हाथ में गन लेके और वो सामने के पर्सन को कह रहा है कि स्टैंड अप, ओके, स्टैंड एंड डोंट मूव। ओके, अब वो अगर मूव नहीं कर रहा है तो मान के चलिए कि इस लुटेरे के हिसाब से विथ रिस्पेक्ट टू दिस रॉबर जो भी है उसके हिसाब से ये जो भी बंदा है, ओके, ये जो भी पर्सन है, इस पर्सन का जो भी मोशन है वो रेस्ट पोजीशन पे है। अब ऑब्जर्व कीजिए कि अब इमेजिन कीजिए कि एक ऑब्जर्वर है दूसरा जो कि ट्रेन के बाहर से ट्रेन को देख रहा है, और जब वो इस विंडो में से देखेगा आपको, जो आप अंदर हो, तो ये देखेगा कि यू आर इन अ मोशन। तो यहाँ पे भी देखिए इस पर्सन के बारे में डिस्कस हो रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन हम देखते हैं तो इट इज एट अ रेस्ट पोजीशन।
लेकिन इसी पर्सन को विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड द ट्रेन एंड ऑन ग्राउंड पे खड़ा है और वो देख रहा है, तो वो देख रहा है कि ये जो पे पर्सन है इज इन अ मोशन। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर जैसे चेंज होगा, पहला ऑब्जर्वर ये था विथ रिस्पेक्ट टू हिम वो रेस्ट पे था, सेकंड ऑब्जर्वर है विथ रिस्पेक्ट टू हिम ये मोशन में है, ये वाला ऑब्जेक्ट यानी ये वाला पर्सन। तो ऑब्जर्वर अगर चेंज होता है तो डेफिनेटली यहाँ पे जिस ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं उसकी जो भी रेस्ट या मोशन है वो चेंज हो जाता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टडी करते वक्त हमें ऑब्जर्वर चाहिए, और ऑब्जर्वर जो भी हम फिजिक्स में स्पेशली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के फॉर्म में लेते हैं। ओके, लाइक दिस वन। सो दिस इज अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस वन इज अ एक्स एक्सिस, दिस वन इज अ वाई एक्सिस, दिस वन इज अ जेड एक्सिस। अब ये जो भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है दिस इज कॉल्ड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसको हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो भी है ये ऑब्जर्वर का काम करेगा। ओके, जनरली हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस करके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं। अगर 3 डायमेंशन है, 3D में कोई मोशन हो रहा है तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस लेंगे। ओके, अगर 2D में मोशन हो रहा है उसको ऑब्जर्व करने के लिए हम एक्स एंड वाई एक्सिस लेंगे। अगर 1 डायमेंशन का मोशन हो रहा है, सिर्फ 1 डायमेंशन में मोशन हो रहा है, उसको ऑब्जर्व करने के लिए हम एक तो एक्स एक्सिस ले सकते हो या वाई एक्सिस ले सकते हो या जेड एक्सिस ले सकते हो। उसी तरह 2 डायमेंशन में एक्स जेड प्लेन भी ले सकते हो, वाई जेड प्लेन भी ले सकते हो या एक्स वाई प्लेन भी ले सकते हो। तो यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए कि जब हमें मोशन स्टडी करना है किसी भी ऑब्जेक्ट का तो उसको स्टडी करने के लिए हमें एक फ्रेम लगेगा रेफरेंस के लिए। ओके, सो विथ रिस्पेक्ट टू दैट फ्रेम हमें उस ऑब्जेक्ट का स्टडी करना है, वेदर इट इज अ मोशन, वेदर इट इज इन अ रेस्ट पोजिशन। तो यहाँ पे ये जो भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है दिस इज कॉल्ड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम कहीं पे भी फिट कर सकते हैं। अगर मान के चलिए हर बार दिया ही है ऐसा नहीं होता है। ओके, कभी कभी हमें ये इमेजिन करना पड़ता है। अगर किसी प्रॉब्लम में किसी कार की बात हो रही है, द कार इज मूविंग, ओके, लाइक दैट वन, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू रोड हमें कंसिडर करना पड़ेगा। हर बार फ्रेम ऑफ रेफरेंस दिया है ऐसा नहीं होता है। सो ये था डिस्कशन अबाउट रेस्ट एंड मोशन। ओके, सो किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन या रेस्ट पोजीशन बताने के लिए हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ज़रूरत होती है, मीन्स ऑब्जर्वर की ज़रूरत होती है। तो ये था फर्स्ट डिस्कशन। अब हमें मेन टॉपिक पे आना है। डिस्टेंस जो भी है वो हम स्मॉल d से रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट जो भी है वो हम s से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फॉर दैट लेट अस कंसिडर 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। दिस वन इज अ एक्स एक्सिस, दिस वन इज अ वाई एक्सिस। मान के चलिए कि सबसे पहले जो भी पॉइंट है पार्टिकल है वो a पॉइंट पे है। ओके, दिस इज द पॉइंट a। कुछ देर बाद मुझे जब पोजीशन a पे था उस वक्त जो भी टाइम की वैल्यू है, मान के चलिए दिस टाइम इज अ t1 व्हेन पार्टिकल इज एट a पोजीशन। कुछ देर बाद ये दिखा कि ये पार्टिकल इज इन अ मोशन एंड आफ्टर सम टाइम द पार्टिकल रीच हियर, दिस इज द पोजीशन b। ओके, जब वो b पोजीशन पे पहुंचा उस वक्त उसका टाइम हो चुका है t2। जब पार्टिकल a पोजीशन पे उस वक्त टाइम की वैल्यू कितना है t1। जब पार्टिकल b पॉइंट पे पहुंचा इस पाथ से जाके तो उसकी वैल्यू हो गया, टाइम हो गया उस वक्त t2। अब पार्टिकल का जो भी मोमेंट हुआ यहाँ पे, जो भी मोशन हुआ है, इट इज लाइक दिस वन इन दिस पाथ। सो इस पॉइंट को हम कंसिडर करते हैं सी पॉइंट। ओके, अब देखिए हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे डिस्टेंस को। सो डिस्टेंस को हम यहाँ पे स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, डिफाइन कैसे करेंगे? सो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल्ड बाय दैट पार्टिकल, यानी उस पाथ का टोटल लेंथ जिस पाथ से वो पार्टिकल मूव हुआ है। सो यहाँ से पहले वो सी पॉइंट तक आया, सी पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक आया। सो इस पूरे पाथ का जो भी लेंथ होगा दैट लेंथ इज कॉल्ड एज अ डिस्टेंस, एंड इन दिस केस दिस इज अ ए सी बी। सो ए से लेके सी तक, सी से लेके और बी तक। ओके, सो दिस इज अ टोटल पाथ लेंथ
इज कॉल्ड एज एन डिस्टेंस। अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट समझने के लिए ये फाइनल पोजीशन है और ये इनिशियल पोजीशन है, दोनों इनिशियल और फाइनल पोजीशन में हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन एक ही आएगा, दिस इज दैट स्ट्रेट लाइन, और इनिशियल पॉइंट जो भी है ये था और फाइनल पॉइंट ये है। ओके, सो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। अब इस स्ट्रेट लाइन का जो भी डिस्टेंस होगा दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट। सो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो भी है इट इज रिप्रेजेंट बाय स्मॉल एस, दिस इज इक्वल्स टू ए से लेके बी तक। अब यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जो भी डिस्टेंस होता है दिस वन इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसको डायरेक्शन नहीं होता है। ओके, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो भी है दिस डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो ये डिस्प्लेसमेंट जो भी है ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये स्केलर क्वांटिटी है। अब यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी की बात हो रही है तो डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। अब मैग्नीट्यूड क्या है बेटा? मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट द टोटल लेंथ ओके बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ये स्ट्रेट लाइन का जो भी लेंथ होगा दैट लेंथ गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्शन क्या होगा? सो जब भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन, सो यहाँ पे दिस एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, यानी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक का जो भी ये है डायरेक्शन है, सो दिस इज द डायरेक्शन। सो ये उस वेक्टर का हेड हो गया और ये टेल हो गया। सो यहाँ पे हमें डायरेक्शन के बारे में डिस्कस किया है, मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कस किया है। ओके, सो जो भी डिस्कशन हमने यहाँ पे किया है उसके बेसिस पे डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर सिर्फ मैं डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड लेता हूँ, यानी ये लेंथ अगर लेता हूँ डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, अब जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे किसी भी मोशन में, ओके, हमें ये दिखेगा कि जो भी डिस्टेंस है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब ये कैसे? अब स्पेशली इस केस में अगर इस टोटल पाथ का लेंथ मैं कंसिडर करता हूं तो डेफिनेटली वो ज्यादा है एज कंपेयर टू स्ट्रेट लाइन लेंथ। ओके, तो उस फॉर दिस केस डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। मान के चलिए कि मोशन जो भी हुआ है, ओके, एक पार्टिकल यहाँ पे है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन यहाँ पे है, दिस इज द फाइनल पोजीशन। मोशन कुछ इस तरीके का हुआ है, स्ट्रेट लाइन मोशन। अब इस स्ट्रेट लाइन मोशन में ओके डिस्प्लेसमेंट अगर लेते हैं हम तो इट इज द फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन में जो भी स्ट्रेट लाइन आएगा उसका लेंथ दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। ओके, और यहाँ पे डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करते हैं तो टोटल पाथ का लेंथ वो भी स्ट्रेट लाइन है, तो इस केस में ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। ओके, मोशन कुछ जिगजैग हुआ तो उस केस में ये होगा, मोशन अगर स्ट्रेट लाइन होता है तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दोनों सेम रहेंगे। ओके, ये था डिस्कशन अबाउट डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। अब यहाँ पे और एक चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर एक एग्जांपल के तौर पे लेना है तो मैं एक स्केल यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है। मान के चलिए दिस इज एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है। ओके, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस है और इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब कोई ऑब्जेक्ट, मान के चलिए कि कोई ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे था। ओके, यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ तक गया, यहाँ से लेके यहाँ तक गया, फिर वापस यहाँ तक आया। ओके, पहले ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पे था, उसके बाद बी पे गया, उसके बाद सी पे गया, सी पे आया। अब इस केस में अगर आप ध्यान से देखते हो, ओके, फॉर दिस केस यहाँ पे जो भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमें कैलकुलेट करना है वो देखिए। पहले इनिशियल पोजीशन क्या है उसका ए है, फिर बाद में कहाँ तक मोशन हुआ उसका बी तक, बी से वापस आया कहाँ तक, सी तक। अब इस केस में अगर हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? सो ए से लेके बी तक गया यानी 4 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, सो ये टोटल हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। 4 और ये -5 ये 9 सेंटीमीटर। सो 9 सेंटीमीटर प्लस बी सी का वैल्यू 9 सेंटीमीटर आ रहा है, ए बी का वैल्यू कितना आ रहा है 4 सेंटीमीटर। सो टोटल जो भी डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने 13 सेंटीमीटर।
अब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. सो दिस वाज द इनिशियल पोजीशन, दिस वाज द फाइनल पोजीशन. ओके, सो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में जो भी डिस्टेंस है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, वो कितना है, यहाँ पे 5 आएगा, माइनस ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है नो डाउट, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 5 आएगा. तो मैग्नीट्यूड ऑफ ये जो भी आ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि डिस्टेंस जो भी है वो ग्रेटर है एज कम्पेयर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट. ऐसे बहुत सारे आप सॉल्व करके देख सकते हो. तो हमेशा पोजीशन चेंज कीजिए. ओके, मान के चलिए कि दूसरा एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पे. सो इनिशियली जो भी पार्टिकल है वो पार्टिकल यहाँ पे था. ओके, यहाँ पे था और फाइनली वो यहाँ तक पहुँचा है. सो दिस इज द इनिशियल पोजीशन, दिस वन इज द फाइनल पोजीशन. अब इस केस में जो भी टोटल पाथ का लेंथ हो गया वो कितना हो गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, यहाँ से 2 सेंटीमीटर, यानी डिस्टेंस जो भी है वो 7 सेंटीमीटर आ रहा है. और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, वो भी 7 सेंटीमीटर ही आ रहा है. सो डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो 7 सेंटीमीटर. ओके, इस केस में डिस्टेंस इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ रहा है. तो इस हिसाब से आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हो. इस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को और अच्छी तरह से समझने के लिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे. ओके, सो एग्जांपल इज लाइक दिस वन. अ पर्सन मूव्स ऑन अ सेमी सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 50 मीटर ड्यूरिंग अ मॉर्निंग वॉक. ओके, इफ ही स्टार्ट एट वन एंड ऑफ द ट्रैक and reaches at the other end, find the distance covered and displacement of the person. हमें यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, कितना कवर किया है, और डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड आउट करना है. सो फॉर दिस लेट अस कंसिडर, वो ट्रैक हम कंसिडर करते हैं कुछ इस तरीके का है. ओके, सो सबसे पहले जो भी पर्सन है वो यहाँ पे मान के चलिए. सो दिस इज द ए पोजिशन. अब वो मॉर्निंग वॉक कर रहा है तो डेफिनेटली ट्रैक पे घूमेगा. ओके, फाइनली वो अपोजिट एंड पे आ गया. दिस इज अ बी पोजीशन. सो ए पोजीशन से लेके बी पोजीशन तक उसका मूवमेंट हुआ है. अब यहाँ पे अगर हम इस ट्रैक का पाथ जो भी उसने मूव किया है फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, सो यहाँ से यहाँ तक इसका अगर हम लेंथ फाइंड आउट करते हैं तो इट इज द आर्क ऑफ द सेमी सर्कल, और उसकी वैल्यू कितना होता है, इट्स इक्वल्स टू टोटल इसका कितना होगा 2 पाई आर. तो सिर्फ सेमी सर्कल का कितना होगा, पाई आर. ओके, और ये क्या है बेटा, दिस इज नथिंग बट द डिस्टेंस. सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 3.14 मल्टीप्लाइड बाय आर की वैल्यू है मेरे ख्याल से 50 मीटर. ओके, सो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 157 मीटर आएगा. सो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उस पर्सन ने, 157 मीटर. अब डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करते हैं. सो डिस्प्लेसमेंट के लिए ये हमें इनिशियल पोजीशन पता है और फाइनल पोजीशन पता है. तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे. ओके, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं. ये उसका सेंटर है. सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, आर. सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, आर. सो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो भी हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं. सो दिस इज इक्वल टू 2r. ओके, हमें सिर्फ फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन से मतलब है, वो कितना घूम रहा है या कैसे घूम रहा है उसका लेना देना नहीं है. तो यहाँ पे 2r. सो दिस इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 50 विच इज इक्वल्स टू 100 मीटर. ओके, सो यहाँ पे जो भी पर्सन है उसने पूरा डिस्टेंस कितना कवर किया है, 157 मीटर, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 100 मीटर. 100 मीटर. अब मान के चलिए कि इसी केस में, ओके, इसी केस में वो पर्सन ने मोशन यहाँ से स्टार्ट किया था, पूरा ट्रैक हो घूमा और वापस उसी ट्रैक पे वापस आ गया. ओके, उसी ट्रैक पे वापस आ गया यहाँ पे. अगर उसी पोजीशन पे वापस आ गया तो इस केस में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा. सो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो भी होगा, क्योंकि इनिशियल पॉइंट वही है और फाइनल पॉइंट वही है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगा 0 मीटर. ओके, टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, सो टोटल डिस्टेंस जो भी कवर करेगा इट इज इक्वल टू 2 पाई आर. सो पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, यू विल गेट द डिस्टेंस. तो इस तरीके से हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. इसके रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं. फॉर एग्जांपल उसने अगर 10 राउंड लगा दिए इस ट्रैक पे
तो 10 राउंड जब लगा देगा तो टोटल डिस्टेंस कितना करेगा, वो एक राउंड के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 2 पाई आर, 10 राउंड के लिए कितना करेगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर। ओके, अगर वहीं पे वापस आ गया वापस 10 राउंड करने के बाद तो टोटल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगा 0 मीटर। ओके, इन दिस वे वी कैन सॉल्व। सो ये था डिस्कशन अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट था। नेक्स्ट वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे स्पीड और एवरेज स्पीड के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या होता है स्पीड और क्या होता है एवरेज स्पीड, वो कैसे कैलकुलेट करना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।